So, so um, dear students and respected faculty members, uh, I would like to introduce Sri Prabhunath Jaiswal sir. He is currently serving as Head of Department Chemical Engineering, Government Polytechnic, Harak, Barabanki. So, as you all know that EMRC, Electronic Media and Resource Center, IDT, is IDT regularly organizes various lectures, and the objective of these lecture series is to bring you closer to the latest development in technical fields, as well as the important topics. We are trying to cover those important topics which can be helpful in your semester exam preparation also. So, in that sequence, I would like to invite Sri Prabhunath Jaiswal sir. He is with us, and sir, please. Thank you, Mrityunjay sir, for giving me this opportunity to engage with our students. हम स्क्रीन शेयर कर देते हैं. Okay, sir. Please, sir, continue, sir. Thank you, sir. बच्चों, आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो बेसिकली हमारे इस पॉलिटेक्निक के सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन है. मैंने इस टॉपिक को इसीलिए चूज किया ताकि बहुत सारे बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें. फर्स्ट ईयर में हम इस टॉपिक को पाएंगे एनवायरमेंटल स्टडीज में, और जो केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको ये पोल्यूशन कंट्रोल एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी वाले सब्जेक्ट में भी मिलेगा. तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ एक टॉपिक नहीं है. बेसिकली इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने का पर्पस ये है कि जो हमारे टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं वो इसको ब्रॉडली समझें. और आज जो टॉपिक है बेसिकली एनवायरमेंटल स्टडीज या पोल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो आज के डेट में सारे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सिलेबस के लिए, कोर्स के लिए, सब्जेक्ट्स के लिए कंपल्सरी कर दिया गया है. कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें ये टॉपिक पढ़ाया ना जाता हो. और इस टॉपिक को आज के डेट में समझना भी जरूरी है, क्योंकि डे बाय डे जैसे एनवायरमेंटल कंसर्न ही बनता जा रहा है पोल्यूशन हमारे लिए, उसके बारे में हमें अभी से इस स्टेज पे जानना जरूरी है ताकि लाइफ टाइम हम इससे अवेयर रहें और बाकियों को भी अवेयर कर सकें. सो दिस इज नॉट ए सब्जेक्ट ओनली. आप से मैं यही कहूंगा कि इस सब्जेक्ट को क्लियर करने के बाद एग्जाम में आप लाइफ टाइम इसको आत्मसात करके रखिए, क्योंकि जब आप जागरूक होंगे तो आप जागरूक कर भी पाएंगे लोगों को. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस. तो टाइप ऑफ पोल्यूशन एंड देयर कंट्रोल मेथड टॉपिक है. इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक बार पॉइंट वाइज समझ लेते हैं. सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा इसका, फिर उसके बाद डेफिनेशन पे आएंगे, फिर मैं इसका ओवरव्यू दूंगा ग्लोबल सिनेरियो में, और इंडिया के कंटेक्स्ट में भी हम बात करेंगे. फिर हम बेसिकली मेन टॉपिक पे आएंगे जो कि एयर पोल्यूशन है, उसके कॉजेस, इफेक्ट, कंट्रोल्स हैं. फिर वाटर पोल्यूशन है, उसके कॉजेस, इफेक्ट एंड कंट्रोल्स हैं. फिर सॉइल पोल्यूशन पे आएंगे, नॉइज पोल्यूशन पे आएंगे, थर्मल एंड रेडिएशन पोल्यूशन पे आएंगे. फिर लाइट एंड प्लास्टिक पोल्यूशन पे आएंगे, ई वेस्ट एंड मरीन पोल्यूशन पे आएंगे. उसके बाद कंट्रोल करने का क्या तरीका है, कौन सी पॉलिसीज हैं जिसके थ्रू आज के डेट में हम इसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, और फाइनली हम कंक्लूजन भी देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए, सबसे पहले पोल्यूशन को समझते हैं ये है क्या बेसिकली. तो जो इसका एक डेफिनेशन है उस पर बात कर लेते हैं. दिस इज बेसिकली अनवांटेड सब्सटेंसेस और एनर्जी विच इंट्रोड्यूस इनटू द एनवायरनमेंट. बेसिकली आज से पहले या जब भी इस अर्थ का इवोल्यूशन हुआ होगा तब ये शब्द नहीं एग्जिस्ट करा होगा, या फिर जब हम बहुत डेवलप नहीं हुए होंगे तब भी ये वर्ड नहीं एग्जिस्ट किया होगा. सो इस वर्ड के इंट्रोड्यूस होने का कारण क्या रहा होगा, पहले ये जानते हैं. जब भी हमारा इवोल्यूशन हुआ और जब हम धीरे धीरे ग्रोथ करना स्टार्ट किए, आज हमारी कंट्री डेवलपिंग स्टेज पे है, लेकिन बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज जो डेवलप हो चुकी हैं उन्होंने सबसे पहले इस चीज को फेस किया, क्योंकि उनके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट हुआ. तो वो जानने लगे कि आखिर अर्बनाइजेशन से क्या क्या कॉज इफेक्ट उन्होंने झेला है, क्या साइड इफेक्ट उसके रहे हैं. ग्रोथ तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बट हमें एनवायरनमेंट को भूलना नहीं है, फर्स्ट थिंग.
तो ऐसा कौन सा तरीका है जिसके थ्रू हम ग्रोथ भी कर सके और एनवायरमेंट को भी हार्म ना कर सके? तो उस पे स्टडी हुई, उस पे स्टडी धीरे धीरे होती गई। लोग ये समझने लगे, सबसे पहले एयर पे आए कि हाँ, एयर भी पोल्यूट हो रहा है, वाटर भी पोल्यूट हो रहा है, फिर सॉइल भी पोल्यूट हो रहा है, नॉइज भी पोल्यूशन कोई चीज होती है। फिर जब हम इलेक्ट्रॉनिकली डेवलप हुए तो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जैसी चीज आ गई। फिर हम और डेवलप हुए तो प्लास्टिक पोल्यूशन पे आए। फिर जब हम आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में आ गए, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, गजट का इतना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं हम, सबके हाथ में मोबाइल फोन है। वो मोबाइल फोन जो कुछ साल बाद ऑब्वियसली एक वेस्ट हो जाएगा, तो उसका क्या करना है? ठीक है, लैपटॉप सबके पास है, टैबलेट है, मोबाइल फोन है, सबके पास है। कभी आपने ये सोचा है कि एक टाइम पे जब ये वेस्ट होगा, जब इसका इस्तेमाल आप बंद कर देंगे, तो इसका क्या होगा? तो इस चीज के सोचने की जरूरत अभी पड़ी, क्योंकि अगर आप इसको अभी नहीं सोचेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग अपनी पीक पे आ चुका है, उसके साइड इफेक्ट हमें दिख रहे हैं। आज अक्टूबर में हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं और टेम्परेचर आप सब देख सकते हैं कितना है। जबकि मैंने अपने लाइफ टाइम में अक्टूबर में या नवंबर में इस टाइप की गर्मी आप लोग नहीं देखे होंगे पहले, मैंने भी नहीं देखा। लेकिन अब डे बाय डे हम वो ह्यूमिडिटी, वो टेम्परेचर फील कर रहे हैं डेफिनेटली। तो क्या सोचा आपने कि ये कैसे हो रहा है? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस डिफॉरेस्टेशन, आवर डेवलपमेंट, आवर ग्रोथ, अर्बनाइजेशन, मेट्रो सिटी का डेवलप होना, और पेड़ पौधों को काट के इंडस्ट्री बनाना, रेजिडेंशियल डेवलपमेंट करना, यही सब रीजन है। क्योंकि अर्थ का एवोल्यूशन ये इस तरीके से तो नहीं हुआ था कि हाँ एक टाइम पे इतनी ज्यादा आबादी हो जाएगी। आज जब हम सबको सरपास करके पॉपुलेशन पे नंबर 1 पे पहुंच गए हैं, तो हमें उसी हिसाब से सोचना भी पड़ेगा। क्योंकि अगर हम नहीं सोचेंगे तो हम एक तरफा दौड़ में चले जाएंगे कि हमें सिर्फ ग्रोथ करना है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे आने वाली पीढ़ी को बहुत नुकसान करेगा। मरीन पोल्यूशन है, इम्पैक्ट्स देखते हैं तो ह्यूमन हेल्थ पे है, इकोसिस्टम पे है, और कहीं ना कहीं इन सब से होते हुए इकोनॉमी पे आ जा रहा है। फिर क्लाइमेट तो डेफिनेटली एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल कंडीशन में क्लाइमेट भी हार्म होगा ही। तो सबसे पहले आते हैं व्हाई टू स्टडी पोल्यूशन। अभी मैंने डिस्कस भी किया, फिर से देख लेते हैं। एयर पोल्यूशन कॉजेज मिलियन ऑफ प्रीमेच्योर डेथ एनुअली। ये स्टडी है डब्ल्यूएचओ का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर का। पोल्यूशन अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ, बायोडाइवर्सिटी, फूड सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट। ये पोल्यूशन जो है, ये मत समझिए कि सिर्फ आप जो विजुअलाइज कर पा रहे हैं सिर्फ उसी को इफेक्ट कर रहा है। सिर्फ हेल्थ को इफेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका हेल्थ कहीं ना कहीं हर चीज से कनेक्टेड है। दिस इज ए चेन बेसिकली। बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट कर रहा है, फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी क्या है? जैसे कि जिस तरीके से अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा, क्रॉप जो उगाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो पेस्टिसाइड और ये सब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, फाइनली आपके बॉडी में ही जा रहा है वो सारा टॉक्सिक। तो डेवलपमेंट तो कर रहे हैं। जब भी हमने ग्रीन एवोल्यूशन किया था तो हमें ग्रोथ तो मिला क्रॉप में, लेकिन हम ये भूल गए कि हाँ, जो हम पेस्टिसाइड, जो हम क्रॉप में फर्टिलाइजर एनपीके डाल के सारा ग्रोथ कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को भी इफेक्ट कर रहा है। तो बिना इसके कंट्रोल और मेजर को डिस्कस किए ये पार्ट पूरा अधूरा रह जाएगा। सो कंट्रोल हेल्प्स मीट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जैसे सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्यों आया? जो भी नेचुरल रिसोर्सेस आपके पास हैं इस समय, हमारे पास हैं इस समय, अगर हम उसका सिर्फ दोहन करते हुए चलेंगे तो वो बचेगा नहीं। ये तो आप जानते ही होंगे कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड है। मैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस की बात कर रहा हूँ फिलहाल, जिनको रिन्यूएबल नहीं किया जा सकता। दो तरीके के रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं, एक नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल वो है जैसे आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ये एक ना एक दिन कहीं कहीं ना कहीं इसको जाके खत्म हो जाना है। तो अभी हम अगर रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे नहीं सोचेंगे तो हम उस चीज को मीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक ना एक दिन जब ये सारे रिसोर्सेज एंड पॉइंट पे आ जाएंगे तो फिर हम आने वाली जनरेशन को क्या देंगे? दैट्स वाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक कंसेप्ट आया है, जिसमें ये है बेसिकली कि आज के रिसोर्सेस को इस्तेमाल करते हुए हम इस तरीके से चलेंगे कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी कुछ छोड़ के जा सकें। सो एयर पोल्यूशन पे आते हैं।
जो भी जो हमारे वायु में जो भी पर्टिकुलेट मैटर्स हैं 2.0, पर्टिकुलेट मैटर 10 और NOx, SOx, O3, CO, VOC। अब मैं एक एक पॉइंट पे आपको डिस्कस करता हूँ। पर्टिकुलेट मैटर 2.5 का क्या मतलब है? 2.5 बेसिकली एक साइज है। अपशिष्ट पदार्थ जो वायु में है उसकी साइज है 2.5 माइक्रोमीटर। ये साइज ही डिफाइन करता है कि अब हम टू अगर PM10 है तो इसका मतलब इस पर्टिकुलेट मैटर का साइज बड़ा है। 2.5 के साथ एक बात ये है कि ये इनहेल करते समय आपकी बॉडी में, लंग्स में भी जा सकता है। PM10 के साथ ये चीज नहीं है। ये ज्यादा इनहेल करने के बाद गले तक जा सकता है आपके। लेकिन ज्यादा रिस्की 2.5 इसलिए है क्योंकि जो भी एमिशन हो रहा है, वेहिकुलर एमिशन, और इंडस्ट्री से जो धुएं निकल रहे हैं, और भी ये कोल जलाने से, कोल थर्मल पावर प्लांट है, लकड़ी जलाने से ये विजिबल नहीं होता है। लेकिन डेफिनेटली ये सारे आपको जलाने पे, ईंधन जलाने पे या इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो धुएं निकल रहे हैं उसमें डेफिनेटली ये पाएंगे। NOx क्या है? एक्स की वैल्यू बेसिकली 1, 2 या 3 हो सकती है। अगर केवल NO की बात करें तो नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2 की बात करें तो नाइट्रस डाइऑक्साइड, SOx तो सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और O3 क्या है? बेसिकली ओजोन। CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बेसिकली निकलता तब है जब हमारा जो भी ईंधन है वो कंप्लीटली बर्न नहीं हुआ होता है तो निकलता है। देखिए, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ये बेसिकली उन सॉल्वेंट्स में पाया जाता है। अब मैं एग्जांपल लूं तो सॉल्वेंट बेसिकली लैकर हो गया, पेंट हो गया, वार्निश हो गया, ये सब आप देखे होंगे, जानते भी होंगे। जब किसी नए घर में पेंट होता है तो VOC कंटेंट आपको फील होगा, स्मेल करेगा, आप समझ पाएंगे। दैट इज बिकॉज ऑफ दैट VOC कंपाउंड मिक्स इन दैट पेंट, वार्निश और लैकर। तो ये भी नुकसानदेह है। कहीं ना कहीं इसका इवोल्यूशन जो हमारे आज के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मिक्स होके आ रहा है, ये हमारी बॉडी को हार्म कर रहा है। और इन सब का, जिनको अभी मैंने डिस्कस किया, इन सब का एनवायरमेंट में मिक्सचर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी बॉडी को हार्म कर रहा है। तो देखिए, पर्टिकुलेट मैटर 2.5, पर्टिकुलेट मैटर 10, NOx, SOx, ये आपके जो भी ईंधन जलने के बाद की जो प्रक्रिया है उसमें आपको धुएं में जरूर मिलेगा ये चीज। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड भी। जो भी वेहिकुलर एमिशन हो रहा है इस समय, जिस तरीके से गाड़ियों की तादाद मार्केट में बढ़ रही है, सड़क पे इतनी सारी गाड़ियां दौड़ रही हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इसका क्वांटिटी का ग्राफ किस तरीके से बढ़ रहा है डे बाय डे। गाड़ी हम सब खरीद सकते हैं, खरीद भी ले रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता। दिस इज अवेयरनेस बेसिकली। लाखों लोग के पास, सबके पास गाड़ी ऑलमोस्ट है, लेकिन ये टेक्निकल पॉइंट्स सबको नहीं पता होता है। आप टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको ये पता हो तो जरूर अपने आसपास के लोगों के साथ साझा करिएगा। इससे अवेयरनेस और बढ़ेगी और लोग जान पाएंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने का क्या फायदा होता है। ये किसी भी हद तक आप चले जाइए, B6 नॉर्म फिलहाल चल रहा है गाड़ियों में इंजन के लिए। ये एमिशन नॉर्म्स हो सकता है, होता है बेसिकली इंजन को इस तरीके से बनाया जाता है कि अनबर्न जो कंबस्टेबल फ्यूल होता है, जो अनबर्न धुआं होता है उसका, वो उस इंजन को ऐसा बनाया जाता है कि धुआं उसके थ्रू बाहर कम आ पाता है। ये उसकी स्पेसिफिकेशन होती है। हम डायरेक्ट B4 से B6 में स्विच इसीलिए कर पाए, और ये प्रोटोकॉल में आ गया कि हाँ, जो भी अब नेक्स्ट गाड़ियां बनेंगी वो इस तरीके से बनेंगी कि B6 के नाम को फॉलो करेंगी। उसका पर्पस बेसिकली यही है कि जो भी पर्टिकुलेट मैटर है और SOx, NOx और CO की जो मात्रा है वो उसको कंट्रोल करके ही उसका एमिशन करेगा इंजन के थ्रू। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोर्सेस क्या है? जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, इंडस्ट्री, बायोमास बर्निंग, वही आपका पेट्रोल, डीजल, कोल पावर थर्मल प्लांट, डस्ट, और एग्रीकल्चर। अभी जैसे कि पराली जलाने की जो समस्या है दिल्ली वगैरह NCR क्षेत्र में बहुत ज्यादा कॉमन है। अभी दिवाली का टाइम भी चल रहा है। जो भी लोग पटाखे जला रहे हैं या जो भी इस सब चीजों से भी, और पराली जलाने से भी, जो मैंने अभी पर्टिकुलर मैटर के बारे में डिस्कस किया, ये सब एमिशन उसके थ्रू होना है। ये एमिशन उन्हीं के थ्रू होता है बेसिकली। अब तरीका क्या है इसको कंट्रोल करने का?
बेसिकली दिल्ली एनसीआर में जो पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन का जो ग्राफ है, वो हर साल अपने लास्ट पॉइंट को क्रॉस कर जाता है। रीजन क्या है? हम उस चीज को तो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, बेसिकली जो रीजन है बेसिकली, और नई चीजें इवॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम एज इट इज रह जा रही है। और पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसी मल्टीप्लाई में ये चीजें और बढ़ती चली जा रही है। तो जब तक हम कंट्रोल पे नहीं काम करेंगे, इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, पर पर्सन अपनी इंडिविजुअल गाड़ी ना लेके जाए, तो अगर एक गाड़ी में 4 लोग बैठ सकते हैं, तो 4 लोग जाएं, 3 गाड़ियां और जाएंगी, तो उससे सोचिए यही मल्टीप्लाई होता चला जाता है। ये समझने वाली बात है कि ये चीज सोचना है सबको। आपके पास, सबके पास गाड़ी है, सो वी शुड थिंक कि अगर हम वन बाय वन भी सोचेंगे कि हाँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का इस्तेमाल कर लें या पूल करके चलें, तो बहुत तक हद तक इस चीज को कम किया जा सकता है। हेल्थ इफेक्ट्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कॉग्निटिव इम्पैक्ट्स ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स। अब एक एक करके इसको समझते हैं। देखिए, रेस्पिरेटरी एयर पोल्यूशन से क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है आपका, जैसे सांस लेने में दिक्कत है, दमा है, ये पोल्यूशन के ही कारण, एयर पोल्यूशन के कारण ही होता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट डिजीज भी इससे होती है। कॉग्निटिव इम्पैक्ट्स क्या है? देखिए, एक टाइम के बाद जब अपनी पीक पे होता है, तो अगर आपकी बॉडी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, तो ये आपके थॉट प्रोसेस और सोचने समझने की क्षमता को भी कम कर देता है। और जो इससे सबसे ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप है हमारा, जो हमारे छोटी उम्र के बच्चे हैं, जो ओल्ड एज पर्सन है हमारे घर में, वृद्ध लोग हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उन पे इसका ज्यादा इफेक्ट होता है। ये अलग बात है, वो लोग इसको जान नहीं पाते हैं ठीक से, लेकिन हाँ, इसका इफेक्ट तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली होता ही। मास्क लगा के चलना एक ऑप्शन हो सकता है ऐसी जगहों पे, लेकिन हाँ, मेन चीज जो है वो यही है कि हम उसके सोल्यूशन बेस्ड पे ही काम करें। जो मैंने अभी बताया, अगर आपके पास ऑप्शन है, यू शुड हैव कनेक्ट विद द पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड ट्राई टू रिड्यूस दैट इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट। इसका इम्पैक्ट क्या है? एसी ट्रेन, रिड्यूस विजिबिलिटी, क्रॉप लॉस। जैसे एसओएक्स और एनओएक्स की मैं बात कर रहा था अभी, ये दोनों एसओएक्स और एनओएक्स कंबाइन होके एसी ट्रेन का फॉर्मेशन करते हैं बेसिकली। ये सब जगह नहीं होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है ज्योग्राफिकल कंडीशन पे। जहां पे भी इन दोनों का एमिशन ज्यादा हो रहा होगा, वहीं पे एसिड रेन फॉर्म होगा। और ये कहीं ना कहीं हमारी क्रॉप को लॉस करेगा, जहां पे एसिड रेन जैसी कोई चीज होगी। कहीं कहीं तो स्किन को भी डिस्टर्ब कर देता है। ये समस्या वैसे फॉरेन कंट्रीज में भी ज्यादा है एसिड रेन की। तो वहां की स्टडी ये बताती है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओजोन जो कहीं कहीं होल हो चुका है, उसकी वजह से ये डायरेक्टली हार्म कर रहा है। जहां पे ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है, जैसे दिल्ली में विजिबिलिटी का काउंट होता है, ठंडियों में जब फॉग आ जाता है, तो स्मोक प्लस फॉग बन के स्मोक का फॉर्मेशन होता है। स्मोक के फॉर्मेशन के वजह से हमारी जो विजिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। तो इसका रीजन यही है कि जब एयर पोल्यूशन, देखिए एयर में जब मॉइस्चर होगा, तो इन सारे पर्टिकुलर मैटर को सस्टेन करेगा। देखिए, हाई टेम्परेचर पे ये सारे एयर में वेपराइज हो जाते हैं, लेकिन जब एयर में मॉइस्चर रिटेन रहता है, तो ये सारे पर्टिकुलेट मैटर को भी सस्टेन कर लेता है। उसी वजह से ये ऊपर वेपराइज होकर नहीं जा पाते हैं, जिसकी वजह से ही ये विजिबिलिटी का प्रॉब्लम आता है। क्रॉप लॉस है इसमें। अभी मैंने बताया कि जहां पे भी एसिड रेन का फॉर्मेशन होगा, वहां पे क्रॉप लॉस भी होता है। कंट्रोल मेजर्स में हम देखेंगे इमिशन स्टैंडर्ड्स, जो मैंने अभी डिस्कस किया आपसे कि गाड़ियों में B6 और B6 एमिशन फिलहाल हम फॉलो कर रहे हैं। क्लीन फ्यूल्स के बारे में डिस्कस करें तो जैसे CNG आ चुका है, और ईवी पे हमारा फोकस ज्यादा है। तो इन सबको ऑप्ट करके हम कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम से कुछ हद तक तो इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब जैसे ईवी गाड़ियों पे सब्सिडी भी गवर्नमेंट दे रही है, वो इसी वजह से, ताकि मैक्सिमम लोग ईवी को ऑप्ट करें, जिससे एयर पोल्यूशन की समस्या का समाधान किया जा सके। अभी फिलहाल इसकी रीच इतनी ज्यादा नहीं है, इतने लोग नहीं ऑप्ट कर रहे हैं इसको, लेकिन हाँ, एक टाइम जब आएगा जब पेट्रोल गाड़ियों पे सब्सिडी
और बढ़ा दी जाएगी, मतलब उसको खरीदना थोड़ा टफ कर दिया जाएगा, कॉस्टली कर दिया जाएगा, और ईवी पे और सब्सिडी मिलने लगेगी, तब जाके हमारा रुझान या पब्लिक का ईवी की तरफ ज्यादा हो जाएगा। और वो एक बेस्ट ऑप्शन है फिलहाल, कम से कम ट्रांसपोर्ट एमिशन से तो काफी हद तक बचा जा सकता है उससे। क्लीन फ्यूल में आपका सीएनजी पे गाड़ियां चल ही रही हैं, दैट इज अनदर थिंग। इंडस्ट्री कंट्रोल्स क्या है, देखिए, जो भी इंडस्ट्री गवर्नमेंट के एमिशन नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रही है, उसके लिए सख्ती से गवर्नमेंट पेश आ रही है। आज के डेट में इतने सारे ऑडिट होते हैं हर इंडस्ट्री में जा करके कि इनका जो भी ये प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे एनवायरनमेंट में कितना धुआं जा रहा है, किस हद तक पब्लिक को ये नुकसान पहुंचा रहा है, सबका मेजर किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, अभी पोल्यूशन स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक्यूआई कंसेप्ट को लाया है, एयर एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसको बोलते हैं। तो ये आपके सिटी वाइज होता है, कौन सी सिटी में एक्यूआई कितना चल रहा है। जैसे जो भी सिटी जितना अर्बनाइज होगा या जितनी भी इंडस्ट्री वहां पे ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है एक्यूआई वहां का ज्यादा होगा। अब इसको मॉनिटरिंग करने का जो मॉनिटरिंग इंडिकेटर्स देखते हैं, एक्यूआई अभी मैंने डिस्कस किया। पीएम 2.5 ट्रेंड्स, देखिए पीएम 2.5 का जो ट्रेंड है वो हमारी गाड़ियों के बढ़ने के साथ ही इसका ग्राफ बढ़ा हुआ है। लेकिन जब हम एक लेवल पे आ जाएंगे कि हम ईवी का इस्तेमाल काफी हद तक करने लगेंगे, तो इस पर्टिकुलर मैटर पे हमारा कंट्रोल काफी हद तक हो जाएगा। लेकिन केवल यही एक समाधान नहीं होगा, इंडस्ट्री को भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, ताकि वो कोल बेस्ड फ्यूल की जगह पे पूरा इलेक्ट्रिक पे डिपेंडेंस हो जाए, ताकि ये इस तरीके की जो भी इंडस्ट्री है उनसे जो धुआं निकल रहा है वो एनवायरनमेंट में अपना योगदान कम कर सके। सैटेलाइट मॉनिटरिंग और ग्राउंड मॉनिटरिंग इसी तरीके से इसमें की जा रही है। अब वाटर पोल्यूशन पे आते हैं, दिस इज सेकेंड पोल्यूशन बेसिकली। अभी मेन पोल्यूटेंट्स इसमें क्या है, पैथोजन। ये बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई। ये वाटर में मिक्स होने के बाद उसको पोल्यूट कर देते हैं। जैसे न्यूट्रिशन, मान लीजिए मैं न्यूट्रिएंट्स की बात करूं, नाइट्रोजन और फास्फोरस। जहां भी कोई वाटर स्टॉक हो गया, मतलब कहीं पानी अगर इकट्ठा हो गया किसी वजह से, और अगर उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा है, तो डेफिनेटली वो वहां के जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनको ग्रोथ में हेल्प देगा। लेकिन इसके एक साइड इफेक्ट्स भी हैं जो आगे मैं डिस्कस करूंगा। हैवी मेटल्स क्या है, जैसे मरकरी है, कैडमियम है, आर्सेनिक है, क्रोमियम है। ये सारे हाई डेंसिटी वाले मेटल्स होते हैं जो पानी में मिलने के बाद डायरेक्टली आपकी बॉडी को हार्म करते हैं। प्लास्टिक है, जैसे अभी जो हमारा मैक्सिमम डिपेंडेंसी है पैकेजिंग का, वो प्लास्टिक में है। आप कोई भी चीज उठा के देख लीजिए, जो भी हमारे डिलीवरी आइटम्स हैं, या आप मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हैं या ग्रोसरी आइटम लेने जाते हैं, मैक्सिमम पैकेजिंग आपको प्लास्टिक में मिलेगी, या जो आप सामान खुद भी लाते हैं वो पॉलिथीन में ही लेके आते हैं। सो इस पे कोई अभी तक गवर्नमेंट लाई है नॉर्म्स, ऐसा नहीं है, लेकिन हम जब तक उसको ऑप्ट नहीं करेंगे तब तक ये चीजें उतनी फ्रूटफुल नहीं हो पाएंगी। कभी ये बहुत पीक पे चलता है तो सब लोग पॉलिथीन का इस्तेमाल बंद कर देते हैं, फिर ये बंद हो जाता है, फिर इंडस्ट्री उसी तरीके से चलने लगती है, फिर लोग पॉलिथीन को ऑप्ट कर लेते हैं। सो दिस इज योर चॉइस, जब तक आप इसको बेसिकली ऑप्ट नहीं करेंगे तब तक इसको पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि नॉर्म्स बनाना गवर्नमेंट का काम है, लेकिन उसको फॉलो करना पब्लिक का काम है, हमारा और आपका काम है। तो जो भी प्लास्टिक्स, माइक्रो प्लास्टिक और मैक्रो प्लास्टिक का कंसेप्ट है, जो 5 मिलीमीटर से नीचे की थिकनेस की जो प्लास्टिक है, जिसको सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं, गवर्नमेंट ने बेसिकली उसको बैन कर रखा है। लेकिन अगर आप मार्केट में जाएं तो ये आपको दिखेगा बड़े आराम से, क्योंकि जितने भी लोग हैं मार्केट में कुछ भी परचेज करने जाते हैं, भले वो झोला लेके भी जाए, तो भी वो सामान जो दुकानदार देगा वो आपको पॉलिथीन में ही देता है, एंड दैट इज सिंगल यूज प्लास्टिक। और इसी पे हमें कंट्रोल करना है, क्योंकि जो 5 मिलीमीटर से ऊपर की प्लास्टिक है वो तो इजिली रिसाइकलेबल है, लेकिन जो 5 मिलीमीटर से 5 mm से थिकनेस के कम की जो प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक, उसको रिसाइकल करना बहुत टफ होता है, क्योंकि पहला तो उसका कलेक्शन पॉइंट बहुत टफ होता है।
इसको, क्योंकि ये हल्के होने की वजह से भी एक जगह स्टोर नहीं हो पाते, उड़ के कहीं से कहीं चले जाते हैं। सो दिस इज द पॉइंट। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? रीयूज, रिसाइकिल और रिड्यूस। तीन कंसेप्ट होता है 3R का। तो प्लास्टिक को अगर आपको रिड्यूस करना है तो उसमें आपको 3R कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा। पहला चीज रिड्यूस, आप इसको कम ही कर दीजिए। कम करने के साथ धीरे धीरे आप खत्म कर पाएंगे, लेकिन ये सिर्फ आपके ऊपर नहीं डिपेंड करेगा। जब तक मार्केट में अवेलेबल कोई भी चीज उस पॉलिथीन के अलावा किसी ऑप्शनल उसमें नहीं आने लगेगा, तब तक इसको कम कैसे किया जा सकेगा? क्योंकि खरीद के तो आप ही लाएंगे और उसके बाद वेस्टेज के फॉर्म में भी आप ही अपने घर से निकालेंगे। तो बात तो वही बन के रह गई, भले आप झोला लेके जा रहे हैं। तो इसका ऑप्शन खोजना पड़ेगा। वो ऑप्शन है बायोप्लास्टिक। बायोप्लास्टिक अभी फिलहाल उस ट्रेंड में नहीं आया है, लेकिन हाँ, कुछ कुछ मॉल्स में या कुछ कुछ ऐसे शॉप पे, मेडिकल उसमें इसको बायोप्लास्टिक को इस्तेमाल किया जाने लगा है। इसका कंसेप्ट क्या है? जब भी आप इसको वेस्टेज में फेंकेंगे तो ये कुछ दिन बाद ये डिग्रेड हो जाएगा, इससे कोई भी हार्म नहीं होगा। लेकिन हाँ, फिलहाल ये थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा है, दैट्स वाई ये पब्लिकली इतना इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अभी हमने रिड्यूस पे बात की, फिर रीयूज पे बात कर रहे हैं। जब भी आप ऐसे अगर प्लास्टिक इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो आप एक प्लास्टिक को कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक बार गए फिर दूसरी बार दूसरा ले आए, तीसरे, तो इससे तो फिर बहुत ज्यादा इकट्ठा होता चला जाएगा और पर पर्सन प्लास्टिक की क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी। तो ये खत्म होने के बजाय एंडलेस हो जाएगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, उसके बाद है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। रिसाइकिल एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लास्टिक के मामले में फिलहाल, जो सिंगल ऑप्शन है इस पूरे हब को रिड्यूस करने का। क्योंकि जहां भी आप नजर घुमा के देख लीजिए, प्लास्टिक ने मेटल को भी रिप्लेस कर दिया है, प्लास्टिक ने बहुत सारी चीजों को रिप्लेस किया है। अब फर्नीचर से लेकर के कोई भी इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या कोई भी चीज आप उठा के देख लीजिए, एवरीवेयर इज प्लास्टिक। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि मास में इसका प्रोडक्शन कितना ज्यादा हो रहा है, कि जहां आप देखें वहां वही प्लास्टिक। तो हार्ड प्लास्टिक हो या सॉफ्ट प्लास्टिक हो, जब तक ये रिसाइकिल नहीं होगा इसकी तादाद बढ़ती चली जाएगी। हाँ, केवल 16% ऑफ द प्लास्टिक मार्केट में रिसाइकिल हो पा रहा है। इसकी वजह यह है क्योंकि जितना इसका मार्केट साइज है उस हिसाब से रिसाइकिल कंपनीज या हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है उसको रिसाइकिल करने। सो दिस इज द 3R। ऑयल क्या है? देखिए, वाटर पोल्यूशन का एक बड़ा सोर्स होता है जो हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं बाहर से। आप जानते हैं हमारे यहाँ कार्गो कार्गो शिप्स के थ्रू ऑयल इंपोर्ट किया जाता है। कभी कभी उन शिप्स में लीकेज की वजह से भी ऑयल स्पिल हो जाता है समुद्र में, तो जो जलीय जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसान करता है। सो दिस इज वन रीजन। केमिकल्स, जो भी हमारी इंडस्ट्री है वो हैवी केमिकल्स बना रही है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, इन सारी इंडस्ट्री के जो रेजिड्यूज हैं वो डायरेक्टली अगर किसी वाटर रिसोर्सेस में, तालाब में या नदी में छोड़ दिए गए तो डेफिनेटली वो वाटर को पोल्यूट करेंगे। अब उसमें क्या हो सकता है? हैवी मेटल भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है। हैवी मेटल जैसे क्रोमियम को स्टील इंडस्ट्री का रिस्पॉन्सिबल है, उसी तरीके से जो लेड है वो पेंट इंडस्ट्री में आता है। इस तरीके से पारा HG जिसको बोलते हैं वो आपका बैटरी इंडस्ट्री में है। कैडमियम भी बैटरी इंडस्ट्री में ही आता है और क्रोमियम मैंने बताया अभी स्टील इंडस्ट्री में। तो इन सारे इंडस्ट्री का जो रेजिड्यू है उसमें डेफिनेटली ये हाई डेंसिटी मेटल वाले चीजें मिलेंगी। जब तक ये सारी इंडस्ट्री अपने लेवल पे इनको रिसाइकल या इनका समाधान नहीं करेगी, तब तक इसका हमारे एंड पे या पब्लिक के एंड पे समाधान नहीं हो सकता। क्योंकि किसी भी रेजिड्यू को पानी में छोड़ना बहुत आसान है, उसको इन हाउस सॉल्व करना इज ए टफ टास्क। जैसे जिस एरिया में अभी हम हैं, जैसे मैं कानपुर की बात करूं, पास में आपके उन्नाव है, टेनी इंडस्ट्री है पूरा। ये टेनी इंडस्ट्री हैवी अमाउंट में केमिकल्स को पहले वाटर में, रिवर में डाल देते थे। अब इन हाउस ये जमीन में डाल रहे हैं उसको, जो कहीं ना कहीं लीच आउट होके जमीन के अंदर के पानी को भी खराब कर रहा है। ठीक है, तो इन पे समाधान बहुत हाई टेक्नोलॉजी का करना पड़ेगा। ऐसे ये या तो इनका अल्टरनेट ऑप्शन मिल जाए कि केमिकल का इस्तेमाल करना ही ना पड़े, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। बट अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो दे दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोज इंडस्ट्रीज
टू सॉर्ट आउट दिस। सोर्सेज क्या है? जैसे सीवेज है, जो एक डोमेस्टिक सीवेज होता है, एक इंडस्ट्री सीवेज होता है, एग्रीकल्चर सीवेज होता है। जैसे हमारे आपके घरों से जो वेस्ट निकलता है पानी का, वो एक तरीके का सीवेज हो गया। फिर म्युनिसिपैलिटी के जो सब जगह से इकट्ठा होके सीवेज निकलता है, वो अलग टाइप का हो गया। एग्रीकल्चर रन ऑफ हो गया, जैसे मान लीजिए हमने अ, अ, खेती करने के टाइम पे पेस्टिसाइड का छिड़काव किया पानी में मिक्स करके, वो वहीं पे पानी में इकट्ठा हो गया। या फिर कोई ऐसा रास्ता बना जहां से वो आके एक जगह क्लॉटिंग करने लगा, तो उसके थ्रू अगर ये जमीन में भी जाएगा तो भी उस सारी केमिकल्स को लेके जाएगा, या फिर कहीं इकट्ठा होगा तो भी वो केमिकली ही इकट्ठा होगा। तो धीरे धीरे ये पानी का जो अपना रास्ता बना लेता है, वो जाके एक जगह मिलना ही होता है उसको। तो फाइनली जाके किसी अगर रिवर या इसमें मिल गया, तो फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर हम उस पानी को इनहेल इनटेक कर लिए, तो वो सारा केमिकल्स हमने इनटेक कर लिया। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया टेनरी से जो एफ्लुएंट निकलता है वेस्ट, वो एक बहुत बड़ा कारण है। किसी भी इंडस्ट्री का आप उठा के देख सकते हैं, सब इंडस्ट्री में वेस्ट वाटर का इमिशन होता ही होता है, एफ्लुएंट। तो इनके पास जब तक अपना समाधान नहीं होगा इन हाउस, ये क्या करेंगे, उसको बाहर ही छोड़ते रहेंगे या जमीन के अंदर डालेंगे, और दोनों नुकसान करता है। मरीन डंपिंग इज वन ऑफ देम। मरीन डंपिंग मतलब जो भी अभी मरीन हॉटस्पॉट है हमारे इंडिया में, एक तरीके से लोगों के विजिटिंग पॉइंट्स हैं। जो लोग भी घूमने फिरने जाते हैं, प्लास्टिक के बॉटल्स हैं, पॉलीथीन है, सबको लेके लोग जाते हैं और वहीं पे उसको डंप कर देते हैं। अब जब तक इसको सीरियसली नहीं लिया जाएगा, ये प्लास्टिक धीरे धीरे उसी रिवर फ्लो में, बीचेस में जाता रहेगा, और जितने भी आपके मरीन वो हैं, पेड़ पौधे हैं, जलीय जीव जंतु हैं, वो इससे हार्मफुल होते रहेंगे। सो दीज आर द सोर्सेस। हेल्थ इम्पैक्ट क्या है? वाटर बॉर्न डिजीज, अभी मैं बात करूं तो टाइफॉइड, कॉलरा, हेपेटाइटिस, डिसेंट्री, ये सारे वाटर बॉर्न डिजीज होते हैं जो गंदा पानी पीने की वजह से या डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप ना चाहते हुए भी इनहेल कर लेते हैं तो नुकसान करता है। बायो एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स, जैसे हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर किसी वाटर सोर्स के थ्रू आपके घर के पानी में आ जाता है और आप उसको इंटेक्ट कर देते हैं, तो ये हेल्थ इम्पैक्ट का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। एनवायरमेंट इम्पैक्ट, यूट्रोफिकेशन एक प्रोसेस होता है। देखिए, जो भी एफ्लुएंट्स इंडस्ट्री निकालती है अपने यहाँ से, या एग्रीकल्चर रेसिड्यू से ही कोई अगर रेसिड्यू निकला और उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस की क्वांटिटी ठीक ठाक पाई गई, तो वो जहां भी किसी वाटर हॉटस्पॉट में जाएगा, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा ही क्यों ना हो, जहां वो इकट्ठा होगा, उस नाइट्रोजन और फास्फोरस की वजह से छोटे छोटे प्लांट्स वहां पे उगने लगेंगे, जिसको एल्गल ब्लूम बोलते हैं। एक टाइम पे क्या होगा, वहां के जो छोटे जीव जंतु हैं जो उस एरिया में सरवाइव कर रहे हैं, उनके लिए जो ऑक्सीजन की मात्रा है, वो ऑक्सीजन की मात्रा जो जलीय ये पेड़ पौधे एन और पी की वजह से उगने लगे हैं, वो लेते जाएंगे। तो ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है, इस वजह से भी वहां पे रिड्यूस होती चली जाएगी। तो एक टाइम पे जब बहुत पीक आ जाएगा, तो यही अलगाई जो है, अलगाई ब्लूम करते हैं। मतलब एक पीक पे ये वहां के जो जलीय जीव जंतु हैं, उनके लिए भी ऑक्सीजन नहीं बचता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। डेड जोन क्या होता है? जब ऐसी जगहों पे ऑक्सीजन एकदम खत्म हो जाता है और वहां के जो जीव जंतु पेड़ पौधे हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरने लगते हैं, तो उसको हम डेड जोन बोलते हैं। इससे बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस हो रहा है। अब इसके कंट्रोल मेथड्स की बात करते हैं। देखिए, जो भी सीवेज निकल रहा है वो तो निकलेगा ही, ऑब्वियसली, उस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हमारे पास ऑप्शन है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का, जिसको एसटीपी बोलते हैं। अभी आज के डेट में जो भी एक बड़ी सोसाइटी या कोई रेजिडेंशियल कॉलोनी जो बसाई जा रही है, उसमें इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि वहां पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को जरूर रखा जाए। इससे क्या होगा कि जो भी सीवेज उस पर्टिकुलर जोन से निकलेगा, उसका वहीं पे ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा, तो वो उस एरिया से बाहर जाएगा ही नहीं। और अब इस ट्रेंड को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। नए नए सिरे से जो भी कॉलोनियां बसाई जा रही हैं, या जो भी अपार्टमेंट्स और ये सारे बनाए जा रही हैं चीजें, वहां पे इस प्लांट को जरूर रखा जा रहा है। दूसरा है कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स बफर जोन। देखिए, वेटलैंड्स को भी बनाना जरूरी है।
क्योंकि जो भी हमारे इस तरीके के जीव जंतु हैं जो उसी पर्टिकुलर एरिया में ही सरवाइव करते हैं, अगर ये खत्म हो जाएगा तो उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा और हमें हर एक स्पीसीज को बचा के चलना है। दैट्स वाई वेटलैंड्स को भी बनाना जरूरी है। बफर जोन ये है कि जो भी अ, हमारे और उस जोन के बीच का जो एरिया है उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है ताकि ह्यूमन इंटरफेस वहां पे ना हो सके। पॉलिसी एंड टेक्नोलॉजी, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज मॉनिटरिंग, बीओडी सीओडी, डिजोल्व ऑक्सीजन। देखिए, किसी भी जैविक अपशिष्ट को डिग्रेड करने के लिए जो ऑक्सीजन की जरूरत होती है, या आप लोग पढ़े होंगे, उसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। अगर ये जैविक अपशेष के साथ हम केमिकली ऑक्सीजन के साथ अगर इसको तोड़ें तो वो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड हो जाता है। और पानी में जो डिजोल्व ऑक्सीजन होता है, जितना डिजोल्व ऑक्सीजन किसी वाटर का ज्यादा होगा, ये इंडिकेट करता है कि वहां पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो वाटर का लेवल है वो साफ सुथरा है, मतलब पानी वहां का अभी उतना गंदा नहीं हुआ है। तो डीओ जितना अच्छा होगा, डिजोल्व ऑक्सीजन जितना अच्छा होगा, उतना ही अच्छा वहां पे आपका सर्वाइवल जीव जंतुओं का हो पाएगा। इसके लिए बहुत सारी पॉलिसीज भी करंटली काम कर रही हैं। वाटर पोल्यूशन एक्ट हमारा काम कर रहा है। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पे हम काम कर रहे हैं, मतलब ये कि जो भी किसी इंडस्ट्री या ऐसे इंस्टीट्यूशन से लिक्विड डिस्चार्ज हो रहा है उसको इन हाउस ही ट्रीटमेंट कर दिया जाए। तो ऐसे इफ्लुएंट जो नुकसानदेह हैं या टॉक्सिक हैं उनको बाहर आने से ही रोक दिया जाए। बेसिकली दिस इज जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। कंटेमिनेंट्स, बेसिकली इसमें क्या है, पेस्टिसाइड्स। जैसे अभी एग्रीकल्चर फील्ड में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बहुत तेजी से हो रहा है, और इस इस्तेमाल की वजह से जो जिस लिक्विड में इसको डाल के छिड़काव किया जाता है ये तो उस सॉइल में ही रिटेन रहता है। कहीं किसी उससे अगर इसको हम सॉर्ट आउट करने की भी कोशिश करें तो ये अर्थ के नीचे भी लीच आउट होके पहुंच जाता है। और अगर हमने किसी रास्ते से इसको एक जगह इकट्ठा कर दिया तो वो पेस्टिसाइड्स वाला पानी भी इकट्ठा होने लगता है, जो कहीं ना कहीं अगर आपके डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन हाउस वाटर सप्लाई आपके घर तक भी आता है तो ये पेस्टिसाइड उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। हैवी मेटल्स का भी यही है, जो भी मैंने अभी डिस्कस किया हैवी मेटल्स में, जैसे कि क्रोमियम, कैडमियम, और हैवी मेटल्स में पारा, ये सारी चीजें भी कंटेमिनेंट अगर हो के वाटर के थ्रू आएंगी तो ये सॉइल पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा रीजन है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे कि कहीं पे भी अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का रिफाइन किया जाता है या कार्गो शिप के थ्रू भी जब ट्रांसपोर्टेशन में आता है ये, तो कहीं लीकेज हो गया या टैंकर के थ्रू ही अगर फैल गया किसी सॉइल वाली जगह पे तो वहां पे भी ये कंटेमिनेट कर सकता है। अब इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करें, जो भी इंडस्ट्री से सॉलिड वेस्ट के रूप में इफ्लुएंट्स निकल रहे हैं, अगर हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली अर्थ में ही उसको भेजने की कोशिश कर रहे हैं, उसको वहीं अंदर ही डिकम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हो तो जा रहा है लेकिन सॉइल पोल्यूशन भी ये क्रिएट कर रहा है। दिस इज वन ऑफ द रीजन फॉर सॉइल पोल्यूशन। सो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल, हैवी मेटल्स जो कि इंडस्ट्री से इफ्लुएंट के फॉर्म में आ रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल वेस्ट आर द रीजन फॉर सॉइल पोल्यूशन। सोर्सेस आर इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, एग्रीकल्चर, केमिकल्स और माइनिंग। देखिए, जो भी हमारे घरों से वेस्ट को ले जाया जाता है म्यूनिसिपालिटी के थ्रू या किसी और ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ये ले तो जाते हैं लेकिन इसकी जहां डंपिंग की जाती है वहां का मैनेजमेंट उतना सही नहीं होता है। आप देखेंगे कहीं पे अगर पूरा लगा हुआ है कूड़ा तो वो एक ही जगह पे स्टोर होते होते एक हाइट पे आ जाता है। आप ये समझिए कि वहां का जो सॉइल है वो बुरी तरीके से इससे प्रभावित होता है, क्योंकि उस डिस्पोज में रेडियो एक्टिव भी चीजें हो सकती हैं और भी चीजें हो सकती हैं, पेस्टिसाइड भी हो सकता है, तो ऑब्वियसली वो सॉइल पोल्यूशन कर रहा है। एग्रीकल्चर केमिकल्स, जैसे अभी मैंने बताया, बहुत सारे छिड़काव किए जाते हैं, पानी में मिलाने के बाद बहुत सारे केमिकल्स को फॉरेस्ट उस पे एग्रीकल्चर क्रॉप्स पे डाला जाता है। ये पूरी तरीके से तो ऑब्जर्व नहीं करता है, धीरे धीरे ये सॉइल के अंदर चलता जाता है
तो उस सॉइल की फर्टिलिटी को ये बड़ा हार्म करता है। माइनिंग इज वन ऑफ देम। जैसे किसी भी टाइप टाइप की आप कोल माइनिंग ले लीजिए या किसी भी खनिज की माइनिंग ले लीजिए, मिनरल्स की माइनिंग इज वन ऑफ द रीजन फॉर सॉइल पोल्यूशन। अब इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। जैसे इसके इफेक्ट्स क्या हैं? फर्टिलिटी को ये रिड्यूस कर देता है। फूड कंटेमिनेशन। अब आप ये मत समझिए कि पेस्टिसाइड क्रॉप में पड़ा है तो हमारे तक नहीं पहुंचेगा, डेफिनेटली पहुंचेगा। आप अगर उस क्रॉप को यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो सॉइल में ही तो जा रहा है। उस केमिकल के इस्तेमाल से बहुत साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। अगर ये लीच आउट होकर बहुत नीचे पहुंच गया तो ग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट करेगा। देखिए कंट्रोल मेथड क्या है, रेमेडिएशन मेथड्स। फाइटो रेमेडियन मतलब इसका एक तरीका है कि बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए जाएं जो सॉइल को एक तरीके से बांध के रखें और उसका जो प्रोसेस है अंदर वाटर सर्कुलेशन का उसको मैच्योर रखें। तभी जाके इस सॉइल पोल्यूशन को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता है। बायो रेमेडिएशन, सॉइल वॉशिंग, लैंडफिल्स। देखिए सॉइल वॉशिंग का मतलब ये नहीं है किसी मिट्टी को धुलने जैसा। सॉइल वॉशिंग का मतलब ये है कि जिस सॉइल पे आप एक बार काम कर चुके हैं, कोई फसल उगा चुके हैं, उसके बाद उसको आपको डिग करके फिर से उसके दूसरे सॉइल के नीचे वाली परत को ऊपर लाना है। दिस इज बेसिकली सॉइल वॉशिंग। लैंडफिल क्या है? जो अभी हमने डिस्कस किया कि बहुत सारे ये जितने भी डिस्पोजल हैं घर के, इंडस्ट्री के, ले जाके उसको एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जा रहा है। इस लैंडफिल को कम करना पड़ेगा या एक तरीके से खत्म करना पड़ेगा। देखिए जितने भी तरीके के डिस्पोजल जाते हैं घर से, अभी कंसेप्ट है गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग। ये कंसेप्ट इसलिए है क्योंकि बायो फ्यूल के, बायोमास के प्रोडक्शन के लिए गीले कचरे का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जो सॉलिड कचरा है उसको जब तक आप सेग्रीगेट नहीं करेंगे उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सेग्रीगेट से मेरा मतलब ये है कि प्लास्टिक है तो प्लास्टिक अलग जाए, कोई कागज फॉर्म में है तो वो अलग जाए, और किसी फॉर्म में है तो वो अलग जाए। क्योंकि ड्राई फॉर्म में जो भी आपका वेस्टेज है उसको एक साथ सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता। मतलब रिसाइकिल करने के लिए हमें अलग अलग उसको सेग्रीगेट करना ही ऑप्शन है हमारे पास। जिससे लैंडफिल अगर कहीं हो रहा है तो हमारा प्रोसेस इतना तेज रहे कि लैंडफिल को हम उसी रेशियो में, जिस तरीके से वो इकट्ठा हो रहा है उसी रेशियो में हम उसको सेग्रीगेट करके वहां से हटाए भी। वरना एक टाइम पे आने के बाद बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा और फिर वो कहीं ना कहीं सॉइल पोल्यूशन को एंडलेस कर देगा। तो इसका तरीका यही है, जहां पे भी इस तरीके की लैंडफिल साइट बनाई गई हैं वहीं के पास में एक साइट ऐसी बनाई जाए जो इसको सेग्रीगेट करके इसके डेस्टिनेशन पे रिसाइकिल करने के लिए भेज सके। दिस इज द वन ऑप्शन। नेक्स्ट इज सॉइल पोल्यूशन। देखिए नॉइस पोल्यूशन बेसिकली डिपेंड करता है कि ये एरिया वाइज, जोन वाइज डिपेंड करता है। अभी जब आप घर में हैं तो वहां का पोल्यूशन का जो डेसिबल है वो अलग है। जब आप मार्केट में हैं तो वहां का डेसिबल अलग है। आप किसी इंडस्ट्रियल जोन में चले गए, वहां का डेसिबल अलग है। तो जो नॉइस पोल्यूशन है उसका सोर्स बेसिकली ट्रांसपोर्ट है, इंडस्ट्री है, अर्बनाइजेशन है, कंस्ट्रक्शन है। देखिए हम अभी डेवलपिंग स्टेज पे हैं। तो आप नजर उठा के देख लीजिए, जिस तरीके से हाईवे का निर्माण हो रहा है, जिस तरीके से अर्बनाइजेशन हो रहा है, मेट्रो सिटीज डेवलप की जा रही हैं, तो कंस्ट्रक्शन इज वेरी ऑब्वियस। जहां भी कंस्ट्रक्शन होगा उस साइट के आसपास 24/7 काम होता रहता है। उस एरिया में नॉइस का आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके का नॉइस लेवल होगा वहां पे। सो दीज आर द मेन रूट कॉज फॉर नॉइस पोल्यूशन। हेल्थ इफेक्ट्स क्या है इसके? हियरिंग लॉस हो सकता है, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, स्ट्रेस है, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी है। इसके कंट्रोल का जो मेथड है वो ये है कि अगर हमें नॉइस पोल्यूशन कंट्रोल करना है तो हम इसको जोन वाइज डिफाइन कर देंगे। लाइक दिस इज रेजिडेंशियल जोन, दिस इज कॉमर्शियल जोन, दिस इज इंडस्ट्रियल जोन, इस तरीके से। तो इसमें क्या होगा, आपको पता होगा कि हाँ कहाँ पे किस लेवल का नॉइस है। जैसे
आप देखे होंगे कहीं ना कहीं हॉस्पिटल वगैरह में लिखा रहता है कृपया शांति बनाए रखें। सो ये क्यों लिखा होता है? क्योंकि वहां पे पेशेंट्स होते हैं, दे आर सेंसिटिव। सो नॉइज आपको नहीं करना है वहां पे। इसी तरीके से स्कूल कॉलेज के आसपास लाउड स्पीकर और इस तरीके के जो होते हैं चीजें उनको बैन कर दिया जाता है, हॉस्पिटल के आसपास बैन कर दिया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स हैं ऐसे। नॉइज पोल्यूशन एक्ट भी है हमारे यहाँ पे, जो जिसके थ्रू ये है कि आप ऐसे हॉस्पिटल्स या स्कूल वाले एरिया में कोई रैली या साउंड लाउड स्पीकर वैसे वगैरह की चीजें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये प्रोहिबिटेड है पूरी तरीके से। तो जब आप जोन वाइज डिफाइन कर देंगे, एरिया वाइज डिफाइन कर देंगे, तो ये एक डेफिनेट हो जाएगा कि कहाँ पे किस तरीके का नॉइज पोल्यूशन है। अब कुछ चीजों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जैसे कॉमर्शियल जोन में ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट एरिया जो है वहां शोर होगा ही होगा, उसमें आपको कोई कंट्रोल नहीं है। इंडस्ट्री इंडस्ट्री वाले एरिया में अलग तरीके का नॉइस होगा, उस पर भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि हम चीजों को बंद नहीं कर सकते। दे आर द बेस ऑफ आवर इकोनॉमी। लेकिन इनको कम किया जा सकता है। सो कम करने के लिए सोल्यूशन क्या है? अकोस्टिकल इंसुलेशन, जैसे आजकल फाइबर शीट आने लगी है, फोम आने लगे हैं और वूल्स आने लगे हैं। तो ये अभी डेवलपिंग फेज में है। बहुत सारी जो हाईटेक ऑफिसेस बन रहे हैं वहां पे इस तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है। दीवार की चुनाई के ही टाइम पे वहां पे फाइबर शीट और इन सारी चीजों को डाला जा रहा है, ताकि बाहर की नॉइस को कम से कम मतलब फिल्टर होके आए बाहर की नॉइस। व्हीकल नॉइज रेगुलेशन है हमारे यहाँ पे। जैसे अ, आप देखे होंगे कि सबसे ज्यादा नॉइज डोंट हॉन्क लिखा होता है, ठीक है, या फिर लिखा होता है कि बिना मतलब क्या हॉर्न ना दबाएं, इस टाइप की चीजें। तो दीज आर द रेगुलेशन रिटन बैक, लेकिन कितने लोग फॉलो करते हैं डिपेंड करता है। ग्रीन बफर्स हम बना सकते हैं, जैसे कि ग्रीन बफर से हमारा मतलब ये है जो भी इस तरीके के एरियाज हैं जहां पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ग्रीन एरियाज जैसे स्कूल कॉलेज और हाईवेज, यहाँ पे आप ग्रीनरी को बढ़ा करके इसको इंसुलेशन दे सकते हैं, कि मतलब नॉइस तो हो रहा है लेकिन हाँ ग्रीन ये पेड़ पौधों में ना ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी होती है इन नॉइस को, जिसकी वजह से आप देखते होंगे हाईवेज के आसपास किनारे पे जो है पेड़ पौधे लगाए गए होते हैं, तो इनका जो साउंड है वो ऑब्जर्व हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक तरीके से इंसुलेंस का काम करता है, इंसुलेशन का काम करता है। और वैसे भी ग्रीनरी डेवलप करना ऑब्वियसली कहीं से भी नुकसान का सौदा नहीं है। जितना हो सके पेड़ों को डेवलप मतलब प्लांटेशन इज ए गुड ऑप्शन। ये एक ऐसा ऑप्शन है जो हर तरीके से बेनिफिट ही देगा आपको, कहीं से कहीं ना कहीं से भी नुकसान वाली चीज इसमें नहीं है। प्लास्टिक पोल्यूशन अभी मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि माइक्रो प्लास्टिक और मैक्रो प्लास्टिक क्या होता है। ये बेसिकली माइक्रो मैक्रो में साइज का डिफरेंस है। जैसे माइक्रो प्लास्टिक है वो 5 मिलीमीटर या उससे नीचे का जो प्लास्टिक है वो माइक्रो प्लास्टिक में आता है, और जो मैक्रो प्लास्टिक है वो 5 मिलीमीटर से ऊपर वाले प्लास्टिक आते हैं। तो ये जो माइक्रो प्लास्टिक है इसी पे बेसिकली सिंगल यूज प्लास्टिक की वजह से बैन है। जो हमारा माइक्रो प्लास्टिक है ये हार्ड प्लास्टिक होता है, इसको हम कलेक्शन भी आसानी से कर सकते हैं और इनका जो रिसाइकलिंग होता है वो भी आराम से किया जा सकता है। सो दैट्स वाई जो माइक्रो प्लास्टिक का इस्तेमाल है इस पे प्रोविजन है। माइक्रो प्लास्टिक पे प्रोविजन है लेकिन कुछ जगहों पे ये अलाउ है बिकॉज ऑफ इट्स रिसाइकलेबल कैपेसिटी। तो इसके सोर्स क्या है? बेसिकली पैकेजिंग, जैसा मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जहां भी आप नजर उठा के देख लीजिए पैकेजिंग का जो भी मटेरियल है वो पूरी तरीके से पॉलीथीन ने ऑब्जर्व कर लिया है। लेकिन हाँ कुछ आपके आज के डेट में धीरे धीरे एक तरीके से अवेयरनेस की वजह से या गवर्नमेंट नॉर्म्स की वजह से कह लीजिए, जो हमारे डिलीवरी आइटम है वो अब हार्ड पेपर में आने लगे हैं। आपने देखा होगा इसको, वो बहुत सॉलिड तो नहीं होते हैं लेकिन हाँ कम से कम सिंगल यूज प्लास्टिक को वो रिप्लेस कर रहे हैं। तो कागज कहीं से भी नुकसानदेह नहीं है एनवायरमेंट के लिए। तो यही एक ऑप्शन है कि जब भी आप जाएं पेपर बैग या घर से जूट का बैग लेके जाएं, जिससे काफी हद तक अपने लेवल पे तो हम इसको कम कर सकें। फिशिंग गियर, जो भी मछली पकड़ने वाले जाल होते हैं वो प्लास्टिक के ही बने होते हैं। जहां तक आप देते हैं जो भी इस तरीके के बीचेस या एरिया होते हैं फिशिंग कैचिंग वाले, वो मैक्सिमम नेट आपको वहां पड़ा हुआ मिलेगा, जो धीरे धीरे
पानी में चलता चला जाता है। ये ईयर बाय ईयर एंड नहीं होता है। जैसा मैंने बताया, प्लास्टिक खत्म नहीं होता है, सिर्फ धीरे धीरे डिग्रेड होता है। ये पूरी तरीके से खत्म नहीं हो सकता। तो इसको कम करना भी एक ऑप्शन है। और प्लास्टिक पोल्यूशन में जो सबसे ज्यादा और भी चीजें हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। मरीन लाइफ इंजेक्शन, जैसा मैंने बताया अभी, कि जो लोग भी घूमने मरीन स्पॉट पे जाते हैं या ऐसी जगहों पे जहाँ पे बीचेस होते हैं, वहां पे प्लास्टिक की चीजें लेके जाते हैं और वहीं पे छोड़ देते हैं केयरलेसली। सो डे बाय डे उसका धीरे धीरे डंपिंग होने लगता है, और वो डंप होके धीरे धीरे बह भी जाते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे जो जलीय जीव जंतु पेड़ पौधे हैं उनको बहुत ज्यादा हार्म कर रहे हैं। माइक्रो प्लास्टिक फूड चेन में बहुत ज्यादा पाया गया है, क्योंकि आप ये बिल्कुल नहीं समझ सकते कि आप कह सकते कि जो आप खा रहे हैं कोई भी पैक आइटम, तो उसमें माइक्रो प्लास्टिक का कोई भी एक कण भी नहीं हो सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऐसे आइटम जो काफी महीनों सालों तक एक प्लास्टिक में पड़े होते हैं, और जैसे मैंने बताया कि प्लास्टिक की प्रॉपर्टी होती है डिग्रेडेशन, वो धीरे धीरे डिग्रेड होता है तो कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली वो जो पैकेज फूड है उसको हार्म कर रहा होता है। मैक्सिमम जो आप देखेंगे, जैसे जो रेडीमेड फूड होते हैं, जैसे आपका आइसक्रीम हो गया, मैगी, एक पैक मैगी आता है जिसको सिर्फ गर्म करके खाना होता है, दे आर ऑल आर इन प्लास्टिक पैकेजिंग। सो दे आर लिटरली हार्मफुल। इसका अंदाजा हमें उतना नहीं चल पाता है, लेकिन आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो उसको सामने आ रही है सारी चीजें। जो हम पेपर कप इस्तेमाल करते हैं चाय के लिए, दैट इज ऑल्सो नॉट सेफ स्टील। उसमें वैक्स की कोटिंग होती है जो कहीं ना कहीं आपको हार्मफुल है। तो इन चीजों को धीरे धीरे ऑप्ट करके ही कम किया जा सकता है, इसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और ये सारी चीजें इकोनॉमिक कॉस्ट, जैसे कि प्लास्टिक का मैंने बताया 3R का कंसेप्ट, जब तक आप उस चीज को ऑप्ट नहीं करेंगे तब तक आप प्लास्टिक का यूज तो बढ़ेगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि इसने मेटल को रिप्लेस किया है, फाइबर शीट को रिप्लेस किया है, बहुत सारी चीजों को कॉस्ट को कम कर दिया है। अब घरों में जो विंडो लग रही है वो यूपीवीसी फॉर्म में आ रही है, मतलब अनप्लास्टिसाइड पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो जब ये वुडन को रिप्लेस कर रहा है तो बंद कहाँ हो पाएगा? नहीं बंद हो पाएगा, इसका यूज बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन हमें करना क्या है? हमें सिर्फ इसकी एहतियात पे फोकस करना है, मतलब इस्तेमाल हो रहा है और डे बाय डे इसका साइज भी बढ़ रहा है, लेकिन जब तक रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज के कंसेप्ट हम नहीं आएंगे तब तक इसका समाधान नहीं निकल पाएगा। और प्लास्टिक ही ऐसी चीज है जो 3 फेज पे काम कर सकती है। रिड्यूस करेंगे तो फिर उसका इफेक्ट आगे दिखेगा, रिसाइकल होगा, रिसाइकल होने से वही चीजें बार बार अलग अलग तरीके से प्लास्टिक फॉर्म में बन के आएंगी, लेकिन हाँ एक जगह इकट्ठा नहीं होगा एटलीस्ट। कंट्रोल अगेन, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, यू हैव टू साइन आउट। ओके, कंट्रोल मेजर्स क्या है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस करते हैं। देखिए, प्लास्टिक के केस में क्या है, मैंने अभी 3R फॉर्मूले पे डिस्कस किया कि इसको रिड्यूस कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, और रिसाइकल इज द लास्ट ऑप्शन। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कंसेप्ट आया 2016 में। इसमें यह रखा गया कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनीज हैं उनको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि जितना वो प्रोड्यूस कर रहे हैं प्लास्टिक फॉर्म में, उतने का उनको रिसाइकलिंग भी करना पड़ेगा। अब इससे ये मतलब नहीं है कि मान लीजिए आपके पास प्लास्टिक वेस्ट आया, प्लास्टिक आपने मान लीजिए मोबाइल को डिस्पोज कर दिया, आपने लैपटॉप को डिस्पोज कर दिया, टैबलेट को डिस्पोज कर दिया, तो अभी बड़े बड़े शहरों में वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को कलेक्शन का भी ऑप्शन है। आप एक कॉल बुक करेंगे और अगला उस इंस्टीट्यूशन से आपके इस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को लेके जाएगा, और इसका एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपको कि आपने इस प्रोडक्ट को डिस्पोज करने के लिए दे दिया है। तो ये इस पे नहीं डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी का वो प्रोडक्ट है। अगर मान लीजिए एलजी ने बनाया है तो ये नहीं जरूरी है एलजी ही अपने प्रोडक्ट को डिस्पोज करेगी। एलजी ने जितना प्लास्टिक मार्केट में भेजा है उतना प्लास्टिक उसको बेसिकली रिसाइकिल करना पड़ेगा, डिस्पोज करना पड़ेगा। दिस इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये एक अच्छा स्टेप है जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनियों पे इस चीज का भी प्रेशर आ चुका है कि हम अगर एक टीवी बनाने में जितना भी
ग्राम का या जितना भी वेट का हम प्लास्टिक प्रोड्यूस मार्केट में करके भेज रहे हैं, उसमें आपका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितना आपने भेजा मार्केट में उतने को रिड्यूस करने की, रिसाइकिल करने की, डिस्पोज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ गई। तो जिसकी वजह से इनके जो प्रोड्यूसर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, और कहीं ना कहीं इसको फाइनल टच में लाने के बाद इस पे काम भी आ रहा है। बहुत सारी कंपनी इसको डिस्पोज करने के बाद उसका सर्टिफिकेट गवर्नमेंट को प्रोड्यूस कर रही हैं कि हमने इतना टन प्लास्टिक इस साल हमने डिस्पोज किया, और उसी हिसाब से उनको एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्राइटेरिया साल दर साल बढ़ता हुआ दिख रहा है। बैन, देखिए कुछ प्लास्टिक्स पे बैन, अभी मैंने बताया ना 5 मिलीमीटर से कम के जो प्लास्टिक्स हैं उन पे गवर्नमेंट की तरफ से सिंगल यूज प्लास्टिक के नाम पे बैन कर दिया गया। तो बैन इज वन ऑप्शन, बट मेरे हिसाब से अगर हम बैन नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज को, तो एटलीस्ट हम रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल के कंसेप्ट पे चल पाए। क्योंकि जब तक हम इस चीज को, एटलीस्ट प्लास्टिक के केस में तो हमारे हाथ में है कि हम इसको अपने आदत में बदलाव करके अगर हम मार्केट जा रहे हैं तो हम एटलीस्ट एक जूट का बैग लेके जाएं, ताकि हम जो प्रोडक्ट खरीद के लाएं वो बिना प्लास्टिक के घर ला सकें। क्योंकि इसको कलेक्ट करना और वापस फिर बाहर डिस्पोज में देना, इट्स नॉट ए गुड थिंग। ई वेस्ट, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कंपोनेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, लेड, मरकरी, कैडमियम आपको मिलेगा। जैसे कैडमियम क्या है, बैटरी की इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा कैडमियम प्रोड्यूस होता है, लेड भी प्रोड्यूस होता है। लेड पेंट इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा पेंट इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है, और मरकरी आपका अगेन फिर बैटरी की इंडस्ट्री से ही जुड़ा हुआ है। तो देखिए जिस तरीके से बैटरी, इन्वर्टर बैटरी का जो कंसेप्ट है हर घर में है, तो ये चीज समझिए कि जिस तरीके से हर पॉपुलेशन, आज की पॉपुलेशन में जब हर घर में बैटरी का कंसेप्ट है, तो वेस्ट का जो पॉइंट है वो बढ़ता ही जा रहा है डे बाय डे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? लिथियम बेस्ड बैटरीज आ चुकी हैं, जो एटलीस्ट पुरानी बैटरीज के कंपैरिजन में एनवायरमेंट फ्रेंडली है। दूसरी चीज, ई वेस्ट, जो भी बैटरी आपके घर से पुरानी होकर निकलती है उसको वापस लेने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो जो भी आप नया बैटरी लेने जा रहे हैं, पुरानी बैटरी को आपको वापस ले लिया जाता है कुछ दाम पे। सो दैट इज अ गुड ऑप्शन कि एटलीस्ट आप उसको बाहर डिस्पोज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसको आपको पैसा मिल जा रहा है। जो भी मिल रहा है एटलीस्ट मिल तो जा रहा है। क्योंकि अगर आप इसको बाहर कबाड़ी वाले को देंगे, वो किस इंडस्ट्री को भेजेगा, कहाँ रखेगा, अगेन दिस इज सीरियस थिंग। सो लेड, मर्करी और कैडमियम की वजह से ई वेस्ट का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जैसे फोन का इस्तेमाल, लैपटॉप, टैब, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी गैजेट हैं, उन सब के इस्तेमाल में इन तीनों केमिकल्स का कहीं ना कहीं यूज बढ़ता हुआ दिख रहा है। सोर्सेस क्या है? जैसे इम्पैक्ट, सोर्सेस एंड इम्पैक्ट्स। इनफॉर्मल रिसाइकलिंग, देखिए इसमें रिसाइकलिंग में अभी उतना अवेयरनेस नहीं आया है। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को आप डिस्पोज करना चाहते हैं, ये बड़े शोरूम में ऑप्शन है कि आप एक कॉल बुक करेंगे और आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है वो एक इंस्टीट्यूशन द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा दैट यू हैव सबमिटेड दिस गैजेट, और उसको फॉर्मल तरीके से रिसाइकिल कर दिया जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन सब जगह अवेलेबल नहीं है। तो दिस इज द वन थिंग कि हर जगह पे इस तरीके से तो नहीं करते हैं लोग। जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कुछ पुराना हुआ ऐसे ही ओपन फेंक दिया लोगों ने, या फिर कबाड़ी वाले को दे दिया। सो दिस इज द सोर्स ऑफ ई वेस्ट जनरेशन। सो ये जहां भी रहेगा सॉइल को रेडियो एक्टिव पोल्यूशन की वजह से कंटेमिनेट करेगा, वाटर को भी कंटेमिनेट करेगा, जिसकी वजह से एनवायरमेंट इफेक्ट और हेल्थ रिस्क आपका बढ़ता ही जाएगा। मरीन पोल्यूशन, मरीन पोल्यूशन जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि क्रूड ऑयल का हम मैक्सिमम इंपोर्ट करते हैं कार्गो शिप के थ्रू। उस ऑयल स्पिल की वजह से जो भी समुद्री जीव जंतु हैं वो, और पेड़ पौधे हैं, वो डायरेक्टली इनहेल कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो, उनकी डेथ हो जाती है। तो ये चीजें भी रोकना चाहिए। शिपिंग, शिपिंग ही कारण है जो कार्गो शिप है, बहुत सारी चीजें इंपोर्ट होती हैं। कार्गो शिप पे हमारा ऑयल भी आ रहा है, कार्गो शिप पे हमारे बहुत सारे
प्रोडक्ट्स जो बाहर से इंपोर्ट होकर आ रहे हैं वो भी आ रहे हैं, ठीक है। तो जो भी प्रोडक्ट इंपोर्ट होकर आ रहे हैं एक कितना बड़ा रास्ता तय करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है पोल्यूशन होता ही होगा, होता ही है, ठीक है। बहुत सारे न्यूट्रिएंट उसमें रन ऑफ हो जाते हैं, जैसे अभी मैंने बताया पी और के मतलब पोटेशियम और पोटेशियम फास्फोरस वगैरह, जो कि मरीन पोल्यूशन का कारण बनते हैं। कंट्रोल्स क्या है? प्रॉपर ई वेस्ट रिसाइकलिंग करना एक ऑप्शन है, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि ई वेस्ट रिसाइकलिंग का जो ऑप्शन है कि आप अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को डिस्पोज करना चाहते हैं तो आप लेकिन ये सुविधा हर जगह नहीं है ई वेस्ट रिसाइकलिंग की, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि फिलहाल इस पे काम करे, क्योंकि ई वेस्ट की तादाद डे बाय डे बढ़ती जा रही है। जैसे अभी सोलर पैनल का ट्रेंड है, सब लोग अपनी छतों पे सोलर पैनल लगा रहे हैं, लेकिन उसके वेस्ट का एक टाइम आएगा जब ह्यूज क्वांटिटी में वो सोलर पैनल इकट्ठा हो जाएंगे, जिनको रिसाइकिल करना एक बहुत बड़ा टास्क होगा। मार्पोल रेगुलेशन यही है कि जो भी मरीन से रिलेटेड पोल्यूशन हो रहा है उसको रेगुलेट कैसे करना है। अब जैसे मान लीजिए इंडिया से कोई चीज एक्सपोर्ट होकर किसी कंट्री में गई और वहां पे पोल्यूशन हुआ उसकी वजह से, तो जिस कंट्री में वो गई है उस कंट्री को ही रेगुलेट करना है उसको, या हमारी कंट्री में किसी बाहर के कंट्री से कोई सामान आया तो उसकी वजह से भी कोई मरीन पोल्यूशन हुआ, तो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक ऑफ। पोर्ट रिसेप्शन फैसिलिटी इसी को कहते हैं कि जो भी पोल्यूशन हमारे एरिया में हो रहा है उसको क्लीन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी ही होती है। कंट्रोल स्ट्रेटजी की बात करें तो कम्युनिटी एंड बिहेवियर अवेयरनेस, देखिए पोल्यूशन कंट्रोल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अवेयरनेस ही काफी हद तक रोल प्ले करता है। जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं डिप्लोमा सेक्टर में, अपने कोर्स को पूरा कर रहे हैं, लेकिन आज इस लेक्चर को जानने के बाद या फिर जब भी आपने एनवायरमेंट स्टडीज को पढ़ा या पोल्यूशन कंट्रोल को पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद कम से कम आप तो जान गए कि इन सबको कंट्रोल करने का क्या मेजर हो सकता है। एटलीस्ट आप अवेयर कर सकते हैं अपने घर पे और अपने जानकार लोगों को जो इस बारे में बिल्कुल नहीं जानते। सिटीजन साइंस, इस तरीके का बहुत सारा अवेयरनेस प्रोग्राम गवर्नमेंट द्वारा चलाया भी जा रहा है कि प्लास्टिक नहीं जलाना है, एक बहुत टॉक्सिक सा फ्यूम निकलता है जो एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है। वेस्ट सेग्रीगेशन, जैसे अभी मुहिम चल रही है कि जो भी घरों का सॉलिड वेस्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, solid waste or liquid waste. So this is the awareness program basically, which is running by the government organization and it is developed by the municipalities. तो जो भी वेस्ट कलेक्शन आपके घर से हो रहा है उसी में अब इस समय आप ध्यान देंगे तो लिखा हुआ आ रहा है कि ये गीले कचरे का है, ये सूखे कचरे का है। तो जो आपके लेवल से इतना इनिशिएटिव लेना है कि आप कचरे को एटलीस्ट अलग अलग करके दीजिए। सो दिस इज द अवेयरनेस ऑन ये कहाँ आपका इफेक्ट करेगा। जो भी वाटर वेस्टेज नहीं होगा, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन नहीं होगा, एयर पोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि वेस्ट का सेग्रीगेशन तो आपके एंड पे ही हो गया। और जो कलेक्शन पॉइंट है, जो लोग इसको कलेक्ट करके ले जा रहे हैं, वो उस सेग्रीगेशन पॉइंट पे इसको अलग कर देंगे, तो काफी हद तक ये कम हो जाएगा। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है? सर्कुलर इकोनॉमी यही है कि एक तरीके से, जैसे नाम में ये सर्कुलर, जैसे 3R का जो कंसेप्ट है, प्लास्टिक का वेस्ट इतना ज्यादा निकल रहा है मार्केट में आज के डेट में, जब तक उस पे रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल के कंसेप्ट नहीं फॉलो करेंगे तब तक वो उसका जो वेस्टेज है, डंपिंग है, वो बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर हम इस चीज को फॉलो कर लें तो दैट इज सर्कुलर इकोनॉमी, तीनों तरीके से आपको बेनिफिट मिल जाएगा। एक बार इसको देख लेते हैं, मेजर पोल्यूशन सोर्सेस क्या है। इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा है 30%, फिर ट्रांसपोर्ट है 28%, फिर रेजिडेंशियल है 20%, 12% है एग्रीकल्चर और 10% है अदर्स। तो आप देख सकते हैं इंडस्ट्री का रोल सबसे ज्यादा है। ऑब्वियस है कि इनके एंड से जो भी वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन निकल रहा है और कहीं ना कहीं सॉइल पोल्यूशन भी हो रहा है, वो उसकी तादाद ज्यादा है। इसके लिए क्या करना चाहिए, इनको ऑटोमेशन पे आना पड़ेगा। जो भी चीजें पुरानी उस पर चली आ रही हैं उसको चेंज करना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी पे इनको स्विच करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोल बेस पे ये रहे तो ये एयर पोल्यूशन करेंगे ही, वाटर पोल्यूशन भी क्रिएट करेंगे। जब इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड हो जाएंगे तो ये 100% उस चीज से कहीं ना कहीं कम कर पाएंगे।
ट्रांसपोर्ट का क्या है, नॉइज पोल्यूशन का रोल सबसे ज्यादा है, लेकिन एयर पोल्यूशन का भी है उसमें। रेजिडेंशियल का 20% है जो हमारे हाथ में है, जिसको हम कम कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने डिस्कस किया कहाँ कहाँ किस तरीके से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एग्रीकल्चर पोल्यूशन, देखिए, और ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ए ऑप्शन। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ए कंसेप्ट वेयर नो टाइप ऑफ एनी पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स आर यूज्ड, लेकिन ये फिलहाल कॉस्टली है, और हमारी इतनी पॉपुलेशन को फूड ग्रेन प्रोवाइड करना ऑर्गेनिक तरीके से इज नॉट पॉसिबल कंसेप्ट राइट नाउ। लेकिन हाँ, धीरे धीरे हम इस कंसेप्ट पे चलेंगे तो एक दिन उस पॉइंट को भी हम अचीव कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स एंड हेल्थ, देखिए इस पूरे पोल्यूशन पार्ट पे ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक लॉस नहीं हो रहा है, हेल्थ केयर का लॉस भी एक तरीके से इकोनॉमिक लॉस ही है। आप बीमार पड़ रहे हैं पोल्यूशन की वजह से, और आप जाके हेल्थ केयर पे, मतलब अपनी हेल्थ पे पैसा खर्च कर रहे हैं, सो दैट इज एक तरीके से लॉस। लॉस्ट लेबर, क्रॉप लॉसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, बहुत सारी तरीके के इकोनॉमिक लॉसेस हैं इसमें। रिकमेंडेशन, पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, इंटीग्रेट एयर वाटर सॉइल पॉलिसीज इनटू डेवलपमेंट प्लानिंग। जब भी आप किसी नए प्लानिंग को पे काम करें, इन सारे पॉल्यूशंस को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया जाए। जैसे मान लीजिए कोई अपार्टमेंट बन रहा है, तो पहले से ही वहां पे एसटीपी प्रोजेक्ट, मतलब सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का कंसेप्ट रखा जाए। नॉइज पोल्यूशन का ध्यान रखना है तो आपको एकॉस्टिक, मतलब इंसुलेटेड थर्मल प्लास्टिक फाइबर शीट को इंसर्ट किया जाए दीवालों में, विंडोज में। सो दी ये सारी चीजों को प्लान करते समय आप इन सारी चीजों को कंसीडर करके चलना पड़ेगा पॉलिसी मेकिंग के टाइम पे। इन्वेस्ट इन मॉनिटरिंग नेटवर्क्स एंड ओपन डेटा, इस पूरे पोल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए, जैसे अभी AQI का कंसेप्ट आया है एयर पोल्यूशन को मेजर करने के लिए, इसी तरीके से वाटर पोल्यूशन को भी मेजर करने के लिए कंसेप्ट लाना पड़ेगा। जैसे BOD, COD और DO तो है हमारे पास, लेकिन कुछ और एडवांस टेक्नोलॉजी में ऐसी चीजें मॉनिटर करने के लिए लानी पड़ेगी जिससे वाटर पोल्यूशन का भी मेजरमेंट आराम से हो सके। प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी एंड एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लास्टिक एंड ई वेस्ट। अभी हमने डिस्कस किया सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लास्टिक के केस में है, ई वेस्ट जनरेशन को भी कम करना है हमें, और सर्कुलर इकोनॉमी हमारा डायरेक्ट डिपेंडेंट है रिड्यूस, यूज और रिसाइकिल के कंसेप्ट पे। स्ट्रेंथन इन्फोर्समेंट इनिशिएटिव एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट, देखिए स्ट्रेंथन इन्फोर्समेंट हमारे आपके एंगेज होने से ही सारी चीजों को इसमें कंबाइनली इफेक्ट में लाया जा सकता है। दिस इज नॉट ए सिंगल सोर्स सोल्यूशन। सिर्फ एक आदमी के इनिशिएटिव लेने से ये नहीं होगा। अगर हमें इस चीज पे पूरी तरीके से समाधान पाना है तो हर आदमी को इंगेज होना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे बहुत सारे NGOs हैं जो इसमें काम कर रहे हैं वाटर पोल्यूशन पे, एयर पोल्यूशन पे, और वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इनिशिएटिव से बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और उनका रीच भी इतना अच्छा है कि गांव गांव में जाकर के प्लास्टिक के बारे में और भी ऐसी चीजें हैं जिनको कैसे डिस्पोज करना है, उनका कम्युनिटी इंगेजमेंट वो बना रहे हैं, मतलब लोगों को जागरूक कर रहे हैं NGO के थ्रू। तो NGO को भी इन्वॉल्व करना एक इसमें अच्छा रिकमेंडेशन है, समाधान है। ठीक है, आपका इनिशिएटिव और हमारा इनिशिएटिव, हम सबका इनिशिएटिव एक फाइनल स्टॉप सोल्यूशन है, ठीक है, किसी भी पोल्यूशन पे कंट्रोल पाने के लिए। पोल्यूशन रिमेन्स ए क्रिटिकल चैलेंज विद हेल्थ, एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स। देखिए ये लिखा है कि रिमेन क्रिटिकल चैलेंज, मतलब मैंने अभी डिस्कस किया ना, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि हम अभी के टाइम पे डेवलपिंग स्टेज पे हैं। हम अपने डेवलपमेंट या ग्रोथ को क्लोज नहीं कर सकते हैं। सो वी हैव टू गो पैरेलली, हमें डेवलपमेंट भी करना है, पैरेलली हमें एनवायरमेंट को भी ध्यान में रखना है। सो दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आपके जो रिसोर्सेज हैं वो कंट्रोल मैनर में इस्तेमाल करते हुए आने वाले जनरेशन को छोड़ के जाना है। हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे काम करना है, जैसे सोलर पैनल इंस्टॉल करना इज वन ऑप्शन फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ये अल्टीमेटली क्या करेगा, थर्मल पावर प्लांट के और एंगेजमेंट को कम कर देगा। मतलब हमारी जो डिपेंडेंसी थर्मल या कोल पावर प्लांट पे है वो डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट की सब्सिडीज भी सोलर पैनल इंस्टॉलेशन में है। सो दिस इज ए प्रमोशन बेसिकली। ये
सब्सिडीज वगैरह प्रमोट करती हैं आपको कि आप उस ग्रीन इनिशिएटिव का हिस्सा बनिए, आप उसको ऑप्ट करिए। जो भी 3 किलोवाट या उससे ज्यादा के भी इंस्टॉलेशन होते हैं सोलर पैनल में, उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है। सो दिस ऑल आर ऑप्शन टू एंगेज द पब्लिक इन ग्रीन एनवायरमेंट एंड क्लीन एनवायरमेंट। सो कंबाइनिंग पॉलिसीज, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड बिहेवियर चेंजेस एसेंशियल। हमारा खुद का चेंज होना एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा इसमें। पॉलिसीज तो बनाई जा रही हैं, लेकिन उसको फॉलो किसको करना, हम ही लोग को करना है। बाकी जो भी पॉलिसीज बने वो इस चीज को ध्यान में रख के बने कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और जितने भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की चीजें हैं उनको ध्यान में रख के बनाया जाए, ताकि वो आगे जाके काम कर सके। लोकल एक्शन, लोकल एक्शन प्लस ग्लोबल कोऑपरेशन इज इफेक्टिव पोल्यूशन रिडक्शन। लोकल एक्शन मतलब आपका इनिशिएटिव, और इंडिया के रिस्पेक्ट में मैं बोलूं, ग्लोबल कोऑपरेशन मतलब गवर्नमेंट का योगदान। तो आपका योगदान प्लस गवर्नमेंट का योगदान, दैट इज इफेक्टिव पोल्यूशन रिडक्शन इज। सो दिस इज ऑल, थैंक यू। क्वेश्चंस अगर किसी के हो तो प्लीज। स्टॉप शेयरिंग। अच्छा, आ, किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है? जैसे MMIT कौशाम्बी के कई बच्चे हैं यहाँ पे। सबको क्लियर हो गया चीजें? so thank you for your patience and listening.